दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है। उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खाई खाने वाली बिस्किट बन रही है। ये बिस्किट सभी उम्र की पहली पसंद है। अब रात के समय सभी फैक्ट्री से काम करने के बाद निकलते हैं और सारी लाइट बल्ब बंद करके जाते हैं। उनके जाने के बाद अचानक से सारी लाइट बल्ब चालू हो जाती है और एक इंसान एक बकरे को फैक्ट्री में छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से एक चेहरा आता है और वो एक बड़ी तलवार से उसका सर काट के मजे से खाता है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये सब पता है कि ये यहाँ रोज होता है। एक बकरा हर रात फैक्ट्री में भेजा जाता है, मगर वो कहा जाता है कुछ पता नहीं। दो सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात करते हैं, यार ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है मगर लगता है यहाँ कोई साया है। ये अमीर लोग के पास जितना पैसा होता है उतना ही मुसीबत अच्छा है। हमारे पास कम पैसे हैं मगर हम खुश हैं। इस पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है, हाँ सच कह रहे हो तुम। अब 2 दिन बाद पूर्णिमा है और हर साल इस दिन फैक्ट्री के मालिक आते हैं और इस फैक्ट्री में रात बिताते हैं और इस बार भी आएगा। मुझे तो लगता है ये जादू टोना करके बना होगा। इतने बड़ी फैक्ट्री का मालिक। अब कहानी जाती है 2 दिन बाद। फैक्ट्री के मालिक आते हैं जिनका नाम अमित है। वो सभी कर्मचारी को इज्जत देते हैं। वो दिल के काफी अच्छे हैं, मगर कुछ राज ऐसे हैं जो शायद किसी को नहीं पता। अमित विदेश में रहता है और हर साल पूर्णिमा के दिन आते हैं और इस दिन ये गरीबों को खाना देते हैं, कपड़े देते हैं और सभी कर्मचारियों के लिए अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। अब शाम के समय सभी चले जाते हैं और आज के दिन कोई भी फैक्ट्री में नहीं रहता, यहाँ तक कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। अब अमित एक आदमी को फोन करता है और कहता है बंदोबस्त हो गया सब। दूसरा व्यक्ति, हाँ सर। अब कुछ देर बाद एक व्यक्ति अपने साथ एक मृत शव और विसियन बकरे लेकर आता है और अमित को देकर चला जाता है। अब अमित अपने फैक्ट्री में जाता है, वो सभी सामान लेकर, और अब वो कहता है मैं आ गया हूँ, आ जाओ। तभी एक शैतान प्रकट होता है। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। अब वो खोलता है उस कपड़े को और हम देखते हैं एक चेहरा जो कि खून से लटपट और उसके चेहरे पे काटने का निशान और साथ ही साथ घने बाल है। अमित जैसे ही कुछ बोलता है कि शैतान देखता है वो सब जो अमित अपने साथ लाया था और देखते ही तलवार निकलता है और मृत शरीर को देखकर धीरे धीरे उसे काट कर खाने लगता है। और जो बकरे थे उन्हें भी जैसे वो कब कब भूखा हो। और अमित ये सब बस देखते रहता है और शैतान कहता है गुस्से से अभी भी मन खुश नहीं हुआ मेरा। तुम कब जीवित व्यक्ति को यहाँ लेकर आओगे? अमित बोला, देखो मैं तुम्हारी इतनी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? इतनी जल्दी ये फैक्ट्री, दौलत सब मेरी वजह से मिली है, तुम्हें भूल गए? अमित, हाँ मुझे याद है सब, मगर अब मैं ये सब और नहीं कर सकता। तो तुम छुटकारा चाहते हो मुझसे तो सुनो। एक परिवार जिसमें 3 भाई बहन हो और माता और पिता, ऐसा एक परिवार से मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ, ये कर दो। नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। शैतान, ठीक है फिर मैं इस फैक्ट्री से निकल गया तो मैं अपनी भूख मिटा लूंगा और मुझे पता है कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। अमित, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब अमित वो समय याद करता जब वो इस शैतान से मिला था। तो अब ये कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगी। उस समय बहुत कठिन था मेरे लिए। मैं अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में रहता था। कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई और फिर मैंने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू किया और मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी माँ को आराम दे सकूं। कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और मैं एक भिखारी की तरह बस इधर उधर भटक रहा था कि कुछ पैसे मिल जाए, मैं अपनी माँ की दवाई ले लूं और उनका इलाज करवा सकूं। मगर किसी ने मदद नहीं की। मेरी मैं उदास एक पैर के नीचे जाकर बैठ गया और कोसने लगा ऊपर वाले को। तभी आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बोला, कौन बोल रहा है? कौन है ये? इस पेड़ से बोल रहा हूँ अमित। मगर पेड़ कैसे बोल सकता है? शैतान, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी समस्या सुन ली है और मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। पर कैसे? इसके लिए तुम्हें एक विधि करनी होगी। इस विधि में तुम्हें एक बकरे को जंगल की गुफा में ले जा, उस पे अपने कुछ खून को बूंद डाल देना और बाली देनी होगी और उसकी आंखें निकालकर इस पेड़ की जमीन के नीचे गाड़ देना। मगर मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पेड़ के नीचे खोदो, देखो तुम्हें कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। अमित ऐसा हो करता है और वो विधि पूरा करता है। अब अगली सुबह शैतान अमित को उठाता है, कहता है उठो और जंगल के नदी किनारे जाओ। अमित ऐसा ही करता है और उसे वहाँ खजाना मिलता है। वो उस खजाने से अपनी माँ का इलाज कराता है और धन्यवाद कहता है उस जादुई पेड़ को। मगर वो जादुई पेड़ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अमित नहीं जानता था कि वो एक शैतान है। और कुछ समय बीतता है। अमित और उसकी माँ की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। मगर एक दिन अमित खाना खा रहा होता है और वो सोचता है अचानक ये मैं मांस, चिकन, मछली तो नहीं खाता था, फिर ये कैसे वो खाने को दूर करता है।
और तभी वो शैतान कहता है ये मैं खा रहा हूँ। मगर अमित घबरा गया और उसने पूछा तुम मगर कहाँ हो शैतान कहता है ये मैं हूँ, जादुई पेड़, तुम्हारे आधा शरीर मेरे कब्जे में है। अमित मगर तुम तो अच्छे थे, तुम सबकी मदद करते थे। नहीं, ये बस एक चाल थी बस, और तुम फंस गए। मेरे साथ ऐसा मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुमने जो विधि की थी उससे मैंने तुम्हारा आधा शरीर कब्जा कर लिया। मुझे छोड़ दो। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ दूंगा, मगर उसके बदले मुझे रोज कुछ चाहिए, मांस खाने के लिए। अमित ठीक है। ये कहने के बाद शैतान अमित से कहता है भागना मत, भाग नहीं सकते तुम। अमित ने एक फैक्ट्री बनाया और शैतान को उसी में रहने को कहा और कहा तुम्हें इसमें सब मिलेगा। और अमित विदेश चला गया अपने मां के साथ, और हर साल यहाँ आकर शैतान को खुश करने के लिए अलग अलग जीव के मांस देता खाने को। और इस बार शैतान को पूरा परिवार चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता और कहता है मैं मार लूंगा अपने आप को, मगर हम किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है खुशी से घर भरना चाहिए, दूसरों का न कि दुख से। अमित उसी गांव में जाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और उसी पेड़ के पास जाता है और अपनी माँ के साथ जो भी खुशी के पल बिताए उनको याद करने लगता है और अपने आप को मारने के लिए खंजर निकलता है। तभी शैतान तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं करूंगा, मेरी वजह से तुम यहाँ से आजाद हुए हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अमित अपना गाला काट लेता है और वो शैतान फिर से इस पेड़ में कैद हो जाता है। और अमित ने मरने से पहले अपने दोस्त को कहा था मेरे मरने के बाद इस पेड़ को काट के जला देना, और इस तरह से इस शैतान का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमारी ये दूसरी कहानी में शुरू में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मामा, क्या आपको भूतों पे विश्वास है? मैंने पूछा था। बिल्कुल विश्वास है, उन्होंने काफी पीते हुए बोला था। तो आपकी जिंदगी में जो भी हॉरर एक्सपीरियंस हुई है उसे बताइए मामा, मैंने उत्सुक से कहा था। चिन्नू बेटा, मैं पहले इन भूत सभी में कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उनके होने का अनुभव मुझे हुआ तब से मैं उन पे यकीन करने लगा। ऐसे कहते ही वो अपनी जिंदगी में घटी डरावना घटना के अनुभवों के बारे में मुझे बताने लगे। मैं गौर से उन्हें सुनने लगी। बात उस वक्त की है जब थिएटर हुआ करता था। मुंबई के कार में हमारी घर थी ना, उससे कुछ ही दूर एक बड़ा शोरूम था जहाँ मैं टेलर था। उस शोरूम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान आदि बॉलीवुड के एक्टर्स कपड़े लेने और मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम लेने आते थे। मैंने आमिर खान के लिए काफी जैकेट सिले थे। मेरे अन्य सहयोगियों ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम सिले थे। उस शोरूम के अंडरग्राउंड में भी टेलरिंग सेंटर था जहाँ हम सब कपड़े सिलते थे। कभी कभी मैं देर तक वहाँ मुझे आई हुई ऑर्डर्स को पूरा करते बैठ जाता था। एक दिन बहुत ऑर्डर्स बाकी रह गए थे। मैं और मेरा एक दोस्त विट्टल दोनों देर रात तक वही सिलते रहे। जब हमारा काम खत्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि वही ठहर जाएं। हमारे साथ वहाँ के साफ सफाई करने वाला विष्णु भी था। मैं वहीं सोफे पे सो गया और मेरा दोस्त विट्टल जमीन पर एक कपड़ा ओढ़ के सो गया। स्त्री के मेज के नीचे विष्णु लाइट ऑफ करके सो गया। लेकिन रात के ठीक 1 बजे विष्णु जोर जोर से चीखने लगा। भूत भूत कहते हुए वह चिल्ला रहा था। आवाज सुन के जब विट्टल ने लाइट ऑन की तब विष्णु डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। पूरा दिन काम करके थका हुआ था। जब सो गया तो विष्णु चिल्लाने लगा। मेरी सुख ने मैं भांग किया। उसने इससे बहुत गुस्सा होकर उससे बहुत कुछ पक गया। किधर है रे भूत? भूत भूत चिल्ला रहा है। अच्छा खासा थक के सोया था, जगाया तूने। किधर है भूत? सामने आए, मेरे मार के भगा दूंगा। भूत वूत कुछ नहीं होता, साला भूत से डरता है। गुस्से में उससे और भूत को बहुत कुछ कह गया, लेकिन फिर भी विष्णु बोल रहा था कि कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा था। फिर मेरे बहुत कहने पर उससे हिम्मत आई और वह फिर स्त्री मेज के नीचे सो गया। उसकी बातों से विट्टल को घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत से सो गया। मैंने लाइट ऑफ की और सोफे पे लेट गया। तभी मुझे हुई वह भयानक एहसास जो पहले कभी नहीं हुई। अचानक से कोई मेरे ऊपर बैठ गया और जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। पूरा शरीर भारी। कोई मेरे ऊपर बैठा है और गर्दन दबा रहा है, लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश करूं लेकिन बोल नहीं पा रहा। बहुत डर गया था। वह अनदेखी ताकत लगातार मेरे गले को दबा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैं भूत को बहुत कुछ कह गया। मैंने मुश्किल से उसे बोला, माफ कर दे भाई, वह बच्चा डरा हुआ था। उससे हिम्मत देने के लिए तुझे बहुत कुछ कह गया। छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उसे कहता रहा और हल्के से उस अनदेखी ताकत ने मेरे शरीर से अपने को हटा लिया और फिर से शरीर हल्का हो गया। मुझे बहुत
बहुत हैरानी हुई कि मेरे कहने पर वह अदृश्य शक्ति चली गई। फिर मैं भगवान का मंत्र जापते चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त विट्ठल को यह घटना बताई। वह डर गया था। उस शोरूम के मालिक के पिता ने उस शोरूम को बनवाया था। फिर जब उस शोरूम की बड़ी तरक्की हुई और बॉलीवुड के लोगों को कॉस्ट्यूम सेल करने वाली शोरूम कहलाई, तब उनकी तरक्की ना सहते हुए उन्हें उनके द्वेषियों ने गुंडा लोगों को भेजकर उनका कत्ल करवाया। जब वे जिंदा थे तब शोरूम के हर सदस्य में प्रामाणिकता, निष्ठा और मेहनत की अपेक्षा करते थे। कोई उद्योगी अगर कोई अप्रामाणिक काम, धोखेबाजी आदि करता था तो उससे दंड देते थे। फिर कुछ दिनों में विष्णु उस शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और तब तक जो भी चोरी होती थी वह सभी उसी ने किया, उसने मान ली थी। इसलिए उस रात को उस आत्मा ने विष्णु को परेशान की थी। एक दिन उसी शोरूम में मालिक की बहन लक्ष्मी बड़े आत्मीय भाव से अकेले शोरूम के एक कमरे में बात कर रही थी। डैडी डैडी कहते हुए बात कर रही थी। उसे देख हमने मालिक को बुलाया। वे आए और बोलने लगे, ए लक्ष्मी किससे बात कर रही है अकेली? हैरानी से पूछने लगे। भाई वह डैडी। कहते ही वह उधर देख के अचानक हैरान हुई और डैडी डैडी पुकारने लगी। डैडी नहीं रहे लक्ष्मी। मालिक रोते हुए उसे बोलने लगे। तब अचानक उसे अकल आई कि उसके पिता गुजर चुके थे। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उठाने पर बोलने लगी कि सच में उसके पिता उसके सामने बैठ बात कर रहे थे। हमारी तरफ मुड़कर पीछे मुड़ते वक्त गायब हो गए। उसने रोते हुए मालिक से कहा, वहाँ के सभी यकीन करते थे कि शोरूम में मालिक की आत्मा वहाँ घूमती है। रात होते ही वहाँ कुत्ते अजीब तरीके से शोरूम के सामने चक्कर काटते थे। मालिक का एक पमोलियन कुत्ता और सड़क के कुछ कुत्ते अपने पूंछ हिलाते हुए इधर से उधर, उधर से इधर ऊपर हवा में देखते चलते थे, जैसे किसी को देखकर उसके साथ साथ चल रहे हों। बिल्कुल वैसे ही ये दृश्य ने हमें चौंकाया था। भूत होते हैं, इस बात पर यकीन आ गई थी। दूसरी घटना तब घटी जब मैं बेंगलुरु में ड्राइवर की नौकरी करने लगा। ड्राइवर बनते ही मैंने वहाँ के स्पेंसर रोड में कोल्स पार्क के पास की ड्यूक्स मेंशन नाम के होटल में तीसरे मंजिल में 4 बेडरूम वाली एक रूम को किराए पर ली थी। वहाँ ड्राइवर बनकर कुछ दिनों पर ही एक अपघात से पैर फ्रैक्चर होकर फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर में बेड रेस्ट में था। मैं नाश्ता खाना रूम में मंगाकर खाता था। वॉशरूम जाना हो तो ही उठता था। बहुत मुश्किल होती थी। पैरों में बहुत दर्द था, इसलिए दर्द के मारे ज्यादातर समय हाल में पड़ा रहता था। एक रात वहाँ अजीब सी घटना घटी। देर रात में हाल के फर्श पर बेडशीट डाले लेटा हुआ था। भले ही आंख बंद थी लेकिन नींद नहीं आई थी। पैर भी जोर से दर्द कर रहा था। उस हाल से अटैच होकर एक बेडरूम था। वह रात उस बेडरूम का दरवाजा धीरे से आवाज करती हुई खुली। फिर वहाँ से किसी की कदमों की आवाजें आने लगी। वह कदम चलते चलते मेरे पास से गुजर गई। ठीक से महसूस हुआ कि कोई मेरे पास से चलता गया। मुझे आश्चर्य डर दोनों हुआ। मैंने मेन डोर ठीक से बंद की थी। कौन अंदर घुसा? बेडरूम से कौन आ सकता है? वहाँ की खिड़की से तो कोई इंसान घुस नहीं सकता, तो ये कौन है? बहुत डर लगा, लेकिन उठने की हालत नहीं थी। सही होता तो देखता कौन है। मजबूरी में वही पड़ा रहा और बंद आंखों से सब सुनता गया। वहाँ कदम मेरे पास से गुजरकर रसोई की तरफ गए और रसोई का दरवाजा आवाज करते हुए खुली। फिर रसोई में बर्तनों की आवाज, फिर जैसे किसी ने नल को ऑन किया हो, नल से पानी बहने की आवाज। मुझे बहुत डर लगा, मगर रसोई में कोई आम इंसान काम करते वक्त जैसे आवाज आती है वैसे ही आवाजें आ रही थी। फिर अचानक आवाजें बंद होगी और रसोई के दरवाजे के फिर से खुलने की आवाज आई और फिर कोई कदम वहाँ से चलते चलते मेरे पास से गुजर गए। फिर उस बेडरूम के दरवाजा की आवाज आई जैसे किसी ने दरवाजा अंदर खींच दी हो। फिर सब कुछ स्तब्ध। सुबह उठते ही बहुत मेहनत करके रसोई के अंदर गया और सारी चीजों देखी, लेकिन सब कुछ अपने जगह पर थे, वैसे के वैसे ही थे। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन दूसरी रात भी फिर से वही अनुभव हुआ। फिर से उस बेडरूम के दरवाजे की आवाज, किसी कदमों का चलते आना, मेरे यहाँ से गुजर जाना और रसोई की तरफ जाना। फिर रसोई की दरवाजे की आवाज और फिर बर्तनों की आवाज, नल की आवाज। फिर कुछ क्षण बाद फिर से रसोई की दरवाजे की आवाज, वहाँ से फिर उन कदमों का मेरे पास से गुजरना और फिर उस बेडरूम के दरवाजे की आहट। फिर स्तब्ध। यह हर रात होती थी। कभी कभी एक दिन नहीं होती थी, फिर कभी कभी एक हफ्ते भी नहीं रहती थी, लेकिन किसी न किसी दिन फिर से घटती थी। लेकिन उस आत्मा ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बस अपने आप रसोई में आती जाती रहती थी। लेकिन एक बार मुंबई से मेरे कुछ दोस्त बेंगलुरु घूमने आए थे। उन्हें मैंने अपनी ही गाड़ी में सुबह बेंगलुरु के बहुत से जगहों में घुमाया था और रात को ठहरने अपने रूम लेके आया था। उस रात हम सभी हाल में पी के फिर वही सो गए, लेकिन मेरा एक दोस्त उस आत्मा के रास्ते के बीच सो गया। मैंने उसे वहाँ हर रात होती हुई घटनाओं को समझाया और उसे कहा कि वह न सोए, लेकिन उसने मेरी बात न मानी।
कहने लगा वह वहीं सोएगा और देखेगा कौन सी भूत आएगी। वह पी के नशे में था, बहुत कहने पर भी वहां से नहीं उठा, वहीं सो गया। फिर हम सब उस तरफ सो गए। रात को 2 के करीब जोर से चिल्लाने लगा। हमारे उठाने पर कांपता हुआ अपने पीठ और सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे उठा के फेंक दी। दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे अभी जाना है, भेज दो मुझे। चिल्लाता रहा। हमने उसे समझा बुझा कर सुलाया, लेकिन वह सोया नहीं, घर जाने की रट लगा बैठा था। सुबह देखे तो उसे तेज बुखार हो गई थी। हम सब उसे डॉक्टर के पास ले गए, दवा खरीदी, लेकिन फिर भी वह बार बार घर जाने की जिद करता ही रहा। वह लोग बेंगलुरु कुछ दिन घूम के ठहरने आए थे, लेकिन इस घटना के दौरान मुझे एयर टिकट बनाकर उसे मुंबई भेजना ही पड़ा। मेरे बाकी दोस्त भी मेरे रूम में ठहरने से घबराए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि उस आत्मा ने उसे सिर्फ इसलिए परेशान की क्योंकि वह उसके रास्ते में सो गया। उसने मुझे कुछ परेशानी नए दीनन ही उन लोगों को देगी। वह लोग हिम्मत से कुछ दिन वहाँ ठहरे। उनके जाने के बाद वह आत्मा फिर से रात को रसोई में आती जाती रही और मैं अकेले बहुत दिनों तक उस कमरे में ठहरा। दूसरी घटना है जब मैं बेंगलुरु के किसी दूसरे कमरे में रहता था, तब की। उस बिल्डिंग में जाते रास्ते में एक ब्रिज था जहां कहा जाता था कि बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और वहां आत्माओं का संचार था। मैं वहां से हमेशा चलते हुए अपने बिल्डिंग में जाता था। भूत प्रेत भयानक अनुभव तो नहीं होती थी, लेकिन जब चिकन, मटन और मछली घर लाता तो वह अच्छी ही नहीं होती थी, खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने उस मकान वालों से जाके झगड़ा किया था कि वे लोग मुझे खराब मांस मछली देते थे, लेकिन वहाँ के सारे कस्टमर्स बोलने लगे कि वहाँ अच्छी मांस मछली मिलती थी। मुझे लगा शायद वह दुकानदार मुझे ही खराब मांस मछली दे रहा है, इसलिए उससे झगड़ा की थी। फिर उसने पूछा था कि मैं कहाँ रहता था। मैंने अपने बिल्डिंग का नाम बताया तो पूछने लगा, क्या आप ब्रिज से चलते मांस मछली कर ले जाते हैं? खैर सर, वहाँ से जाने वाले बहुत से कस्टमर्स हमें यही कंप्लेन कर रहे हैं, ब्रिज में भूत मांस पर नजर डाल के उसे खराब करते हैं सर। उसके बातें सुन मुझे और गुस्सा आया और मैंने किसी दूसरी दुकान से मांस मछली खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ से लेने के बावजूद भी जब खराब होने लगा तब मैंने बिल्डिंग के अन्य सदस्यों से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी मांस मछली भी वैसे ही खराब होती थी जब वे उस ब्रिज से चलते हुए उसे लेके आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मांस लेके उस ब्रिज से चल के ना गाड़ी से ले आऊं। मैंने वैसे ही किया, तब से मांस मछली ठीक रहने लगी, खराब नहीं हुई। इस घटना ने मुझे काफी चौंका दी थी। और तुम्हें पता है चिन्नू, कुछ जगहों पे लोग जब रात को मांस मछली का व्यंजन लेके चलते जाते हैं तब वे उसके ऊपर 2 मिर्ची रखते हैं। उनका मानना है कि इससे भूतों की नजर मांस व्यंजन पर नहीं पड़ती, तो फिर इन भूतों को मांस मछली पसंद होती है। मैंने आश्चर्य से कहा था, लेकिन तुम्हें एक और बात पता है इन भूतों के बारे में? उन्होंने पूछा था। क्या मामा? भूतों में अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं, उनमें मल खाने की एक प्रकार का भूत भी है। छी, मुझे बात सुन के अजीब लगा। हाँ चिन्नू, क्या तुमने रेलवे स्टेशनों के शौचालय में हाथों के निशान देखे हैं? उन्होंने पूछा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने उनसे कहा कि बहुत से रेलवे स्टेशन के शौचालय में, सार्वजनिक शौचालय में मैंने वैसे निशान देखे थे और खासकर हल्के लाल और मिट्टी की रंग में देखे थे। उन्होंने जो बात आगे कही उससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। उन्होंने कहा था, चिन्नू, वह एक अलग प्रकार का पिशाच है जो मल खाता है। वह रात को ऐसे शौचालय में आकर मल खाकर फिर उस शौचालय की दीवार पे अपना हाथ साफ करके जाता है। जब मैंने इस बात पर यकीन नहीं की तब उन्होंने मुझे बहुत सी जगहों में लोगों ने जिनके शरीर को आत्माओं ने कब्जा की थी, उन्होंने मल मूत्र सेवन किया है जिसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर सकती हूँ, ऐसा कहा था। फिर वह और भी अनुभव बोलते गए। दूसरी बात उसी वक्त की है जब हम कार में रहते थे। गर्मी का मौसम था। हम रात को टेरेस पे या अपने रूम के बाहर सोते थे। हमारे रूम के बाएं तरफ सीढ़ियां ऊपर जाती थी। कुछ सीढ़ियों के बाद एक बड़ा स्पेस था। उसके बाद फिर सीढ़ियां ऊपर गुजरातियों के घर के तरफ जाती थी। उस बड़े स्पेस में तुम्हारे अरविंद मामा सोते थे। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान के पास कोई आवाज मंडरा रही हो। उसे लगा मच्छर है और उसने हवा में अपने हाथ एक बार फैलाकर फिर से सो गया। लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में मुंह से हवा फूंक रहा था। वह छत से उठा और उसने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा बहुत ही विचित्र ढंग से बहुत ही धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए गुजरातियों के घर की तरफ चल रहा था। तुम्हारे अरविंद मामा ने ताली बजाकर उसे आवाज दी, ए कौन है तू, किधर जा रहा है? ये सोचते हुए कि वह शायद कोई चोर था, लेकिन उसके आवाज देते ही वह आकृति बड़ी होती गई और उसने अपना सर पीछे मोड़ ली। अरविंद डर के मारे घबराकर घर भाग के आया और अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया था। हमारे पूछने पर उसने ये सभी बातें बताई, लेकिन हमें सिनेमीय लगी। लेकिन उसने माँ बाबूजी की कसम खा के बताई कि उस आत्मा ने बिल्कुल वैसे ही अपना सिर हिलाया था जैसे हॉरर फिल्मों में होता है। शायद हॉरर फिल्मों में ऐसे दृश्य को चित्रित कराने के पीछे भी असली घटना
घटनाएं कारण हो सकती हैं। क्यों? हाँ, शायद मैंने कहा था। फिर पता चला कि वहाँ एक बूढ़ा माली काम करता था जो हमेशा वही उस स्पेस में सोता था, और एक सुबह वही सोया हुआ मृत पाया गया था। यानी कि वह बूढ़े की आत्मा जो अरविंद ने बताई थी वह उसी की थी। इसके बाद हमने वहाँ पूजा करवाई। दूसरा अनुभव है जो तुम्हारे राजेश मामा को हुआ था। वह कार के रूम में शौचालय बाहर हुआ करती थी और हमारी दादी के लिए उस शौचालय में जाना मुश्किल होता था। वह शौचालय जाना हो तो तेज तेज कदम बढ़ाने की कोशिश करते जाती थी, और एक बार ऐसे तेज चलते गिर गई थी जिससे राजेश ने देखा था। एक दिन राजेश हमारे बिल्डिंग के नीचे के ग्राउंड में रस्सी से बनी काट के ऊपर सोया हुआ था, और हम सब घर के अंदर थे कि अचानक राजेश की आवाज सुनाई दी, दादी गिर जाएंगी, कोई पकड़ो, दादी गिर जाएंगी, पकड़ो उन्हें। कह के वह चिल्ला रहा था, और माँ उसके पास गई और उसकी पीठ टप टपा कर बोली, राजेश ये क्या बोल रहा है तू? दादी के गुजरे हुए 1 महीना हो चुका है। ये बात सुनकर वह फिर शौचालय की तरफ हैरानी से देखकर फिर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगा। उससे भी तेज बुखार हो गई थी। उसने कहा कि सच में उसने दादी को शौचालय की तरफ तेज चलते हुए देखा और वह गिरने वाली थी, लेकिन उसने पकड़ना चाहा तो वह काट से उठ नहीं पाया, और हमारे आने के बाद उस तरफ मुड़ा तो दादी गायब हो गई थी। राजेश को उस पल याद न आया कि दादी के गुजरे 1 महीना हो चुका था। आत्माएं मृत्यु के पश्चात काफी समय तक अपनी जगह अपने घर में रहते हैं और अपनी रोज के काम में जुटे रहते हैं। एक और घटना हुई तुम्हारी मासी के घर में, विरार में, उसी घर में जहाँ हम छुट्टी में गए थे। मैंने डरते हुए पूछा था, हाँ उसी घर में? क्या वहाँ भूत था? मुझे बहुत डर लगा। उस घर में तुम्हारे मासी मासाजी को कोई तरक्की नहीं थी। तुम्हारे भैया को भी बार बार बीमारी होती थी। तुम्हारे मासाजी और मासी के बीच जांगड़े होते थे। आत्माएं घर में रहने वाले लोगों के बीच जांगड़े पैदा करते हैं। एक रात उस एसी वाले बेडरूम में सोए हुए तुम्हारे मासी मासाजी को खिड़की के पास किसी की धीरे से विसल बजाने की आवाज आई। पहले तुम्हारे मासी को लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन फिर तुम्हारे मासाजी ने जब उससे कहा कि विसल की आवाज सुनाई दे रही थी, तब उसे विश्वास हुआ कि विसल की आवाज सुनाई दे रही थी। वे दोनों खिड़की के पास गए और उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। उन्हें हैरानी हुई और फिर वे लोग खिड़की बंद करके सो गए। लेकिन फिर उस घर में रात को और अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को वहाँ खिड़कियों का अपने आप पर पटाना, और ऐसा लगना जैसे उनके कंबल को जैसे कोई धीरे से नीचे से खींच रहा हो, और कभी कभी उन्हें पैरों के पास ठंडी सी एहसास होती थी, जैसे कोई ठंडी हाथ उसे चुराई हो। और उस कमरे में किसी के आने जाने का आभास भी हर रात होती थी। फिर भी दूसरे घर न मिलने की मजबूरी में वही सहते हुए रह गए। लेकिन एक रात जब तुम्हारी माँ सो रही थी, तब उन्हें अचानक कोई उनके गर्दन के दाएं तरफ धीरे से मुंह से काटने लगा। लेकिन जब तुम्हारी मासी ने चिल्लाना चाहा तब वह बोल नहीं पाई, लेकिन उससे ठीक से महसूस हो रहा था कि कोई उसके गर्दन को मुंह से लगातार काट रहा था। फिर उसने डर के मारे ओह साईं बाबा कह के चिल्लाया। तब उस भूत ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब तुम्हारे मासाजी ने मासी की आवाज सुनते ही लाइट ऑन की, तब तुम्हारी मासी को हैरानी हुई, क्योंकि तुम्हारे मासाजी और भाई दोनों ही उससे काफी दूर में सोए हुए थे। और तुम्हारी मासी चौंक गई जब उसने अपने गर्दन पर हाथ डाली, तब वह ढीला था। इससे तुम्हारे मासाजी और मासी बहुत घबरा गए और उन्होंने राजेश से दूसरा मकान ढूंढने को कहा। मुंबई में मकान ढूंढना बहुत मुश्किल है, और यह मकान में अन्य जगहों की तरह पानी की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर भी वे लोग इन भूतों के कारण वह मकान छोड़ना चाहते थे। उस घर में आखिर क्या है, इसे जानने के लिए मैं, तुम्हारे राजेश मामा और गीता मामी वहां गए और ठहरने का फैसला किया। रात को हम सब वहां घटती घटनाओं के बारे में सुनकर डर से एक दूसरे के करीब हाल में ही सो गए। लेकिन तुम्हारे राजेश मामा वहीं उस एसी कमरे में जाके सो गया। उसने पीने के लिए गर्म पानी एक गिलास में भरकर उसके ऊपर एक प्लास्टिक क्लोजर रखकर उसे वही काट के पास छोटे मेज पे रखा। रात को उसे वह सभी अनुभव हुआ जैसे तुम्हारे मासाजी और मासी को हुआ। खिड़कियां पटपटा रही थीं, हल्के से कोई कंबल खींच रहा था, किसी का अंदर बाहर जाने का आभास। लेकिन राजेश आंखें बंद कर चुपचाप सो गया। लेकिन जब वह सुबह उठा तो पानी का गिलास खाली था और उसके ऊपर रखी प्लास्टिक क्लोजर को वैसे ही गिलास के ऊपर रखा था। राजेश ने इस बारे में हम सबसे पूछा तो हम सब चौंक गए। हम में से कोई अंदर नहीं गया, न कि वह पानी पिया। हम सभी ने सौगंध खा के बोला, आज भी हम पानी की गिलास खाली होने की उस अजीब घटना के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वह पानी कहाँ गई, उसे किसने पिया था, भूत ने। क्या हुआ था उस रात को उस गिलास के साथ, ये राज ही रह गया। उसके बाद उन्होंने विरार में ही दूसरा मकान ले ली
और अब वे वहाँ रहते हैं। इसलिए तुम्हारे मासाजी और मासी यहाँ आए तो बाहर की लाइट ऑन करके सोते हैं। उन्हें अंधेरे से इतना डर लगता है। मेरी जिंदगी में बस इतने ही भूतों के विषय में सुना है और अनुभव किया है चिन्नू। कहते ही वे तभी आए भैया के साथ बाहर चले गए और मैं चिंता में पड़ गई थी कि रात कोई नींद आएगी या नहीं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कहानियाँ अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।